हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। आज हमारा जो है लास्ट डे है, मतलब लास्ट डे एज इन मैं एमसीक्यूज़ का आज लास्ट दिन, एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बैंक का आज लास्ट डे है। और मंडे को हम क्या करने वाले हैं, मंडे को हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे लाइव, सारे ही साथ में करेंगे, ठीक है। सारे ही जो है साथ में सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे लाइव, साथ में साथ सॉल्व करेंगे। और जिसको कोई भी डाउट होगा वो उसी टाइम पे चैट बॉक्स के अंदर डालेगा और उसके क्वेश्चन को भी हम उसी दिन ले लेंगे। तो बच्चों आज मैं आपको लास्ट जो है क्वेश्चन बैंक कराने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 12th के टर्म 1 एग्जाम का, ठीक है। तो आज हम जो है लास्ट क्वेश्चन बैंक करेंगे। अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, आई एम श्योर अब तो आप इजीली जो है अपना सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे। बच्चों अगर क्वेश्चंस जो है एज इट इज ना उठ के आए तो क्या होगा, या तो उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी या फिर थोड़े से उनके जो है ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे, बट जो उनका कंसेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपने 6th डे ऑफ स्कोर बूस्टर सीरीज से। पीडीएफ और कंटेंट के लिए क्या करना है, अड्डा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। पीडीएफ और फ्री कंटेंट के लिए अड्डा के टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे अड्डा के ग्रुप को ज्वाइन करना है। ओके ओके, तो चले हम लोग स्टार्ट करें फिर बच्चे। जो आज लास्ट हमारे 25 क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे और उसके बाद में मंडे को तो हम सैम्पल पेपर करेंगे, है ना, जिसमें कि सारे के सारे जो है अपने डाउट्स भी लेके आएंगे। उनको इस 6 दिन के अंदर जो भी डाउट्स है डाउट्स भी लेके आएंगे। हम लोग डाउट्स भी वहीं के वहीं जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ के साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो बहुत जो है अच्छी तैयारी के साथ आना है। संडे है पूरा, संडे को सारा रिवाइज करना है और मंडे को सारे क्वेश्चंस लेके आने हैं। यामिनी मैम के ऊपर ऐसे जो है ना क्वेश्चंस बरसा देना कि मैम ये भी बताओ और ये भी बताओ और ये भी बताओ, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं अपने डे 6 से। ओके, सो मंडे को हम लोग क्या करेंगे, मंडे को सैम्पल पेपर। तो चलो फर्स्ट, पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन, जो बहुभ्रूणता होती है वो किस में देखी जाती है, ए ब्रासिका, बी सिट्रस, सी गॉसिपियम या फिर डी ट्रिटिकम। ए बी सी या फिर डी। पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे जब एम्ब्रियोज, बहुत सारे आपको बीज जो है दिख जाएंगे। देखो मैंने कितना बड़ा हिंट दे दिया कि मेनी सीड्स, बहुत सारे बीज जो है आपको उस फ्रूट के अंदर या फिर उस सब्जी के अंदर जो है दिखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बताओ कि ए बी सी या फिर डी, पॉली एम्ब्रियोनी किस में देखी जाएगी, ए बी सी या फिर डी। फटाफट से आंसर्स को चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो, फटाफट से आंसर्स को चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो। ए बी सी या फिर डी, पॉली एम्ब्रियोनी किस में देखी जाती है। बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को बताया था, वो एक ही है जो हर जगह उठ उठ के आता है। वो एक ही है जो हर जगह उठ उठ के आता है। देखो बच्चे, जैसे मैंने बोला कि उसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं, तो जब हम सिट्रस खाते हैं जिसके अंदर हमारे ऑरेंज, मौसम्बी, ऑरेंज मतलब कि क्या होता है, ऑरेंज यानी कि संतरा, मौसम्मी, नींबू यानी कि लेमन्स, तो इन सब में क्या होता है बहुत सारे बीज दिखते हैं ना, तो वो हमारा पॉली एम्ब्रियोनी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है सिट्रस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्या करेक्ट है इसका, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सिट्रस के अंदर जो है बहुत सारे बीज दिखते हैं और पॉली एम्ब्रियोनी का क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मार्क कर लो। अगर मार्क नहीं करते तो साथ साथ लिख लिया करो कहीं पे, जैसे अपने नोट्स वगैरह में कि सिट्रस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। बच्चे नोट्स या फिर कुछ ना कुछ तो आपको अपने पास भी हैंड रिटन जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, उसके बिना तो कैसे ही होगा। या तो आप मेरी पीपीटीज को एज इट इज जो है याद करना शुरू कर दो, है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ये पीपीटीज के ही क्वेश्चन सारे कर करके चले जाओगे तो आपके जो 18 दिसंबर को होने वाला एग्जाम वो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज, हरे नारियल के पानी क्या होता है। एक्चुअली में हरे नारियल का पानी क्या होता है, ए लिक्विड एंडोस्पर्म तरल भ्रूणपोष, बी सीड बीज, सी मीजोकार्प या फिर डी एंडोकार्प अंधः फलभिति। ए बी सी या फिर डी इनमें से क्या होता है, ये तो मैंने बहुत बताया था कि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिशिव होता है, उसमें बहुत सारा जो है हमारा पोषण होता है। तो वो असल में होता क्या है, हम बोलते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा जो है पोषण होता है, पर वो होता क्या है,
वो एक्चुअली होता क्या है कि इतना सारा जो है उसमें पोषण होता है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तरल भ्रूणपोष, बी सीड, सी मीजोकार्प या फिर डी एंडोकार्प। बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिटिव होता है, जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है हमारा, एंडोस्पर्म होता है। तो बच्चे अगर आपको ये भी नहीं पता कि इनमें से क्या आंसर होगा, तो आप मेरे वाले जो है लेक्चर में देखना, मैंने उसमें लिखा था कि प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमारा किसमें होता है, एंडोस्पर्म के अंदर होता है। जो कि अब इन सब में से देखो एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष है वो कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई भी बोले कि कोकोनट वाटर के अंदर क्या होता है, तो तुमने क्या बोलना, वो तो एंडोस्पर्म है। कोई बोले ना कि वो लिक्विड है, मतलब पानी है हरे नारियल का, तो तुमने क्या बोलना है कि यामिनी मैम ने बोला था वो एंडोस्पर्म है, तो इसे हम अब एंडोस्पर्म ही बुलाएंगे। तो वो क्या होता है हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसके आसपास जो मलाई होती है, जो मलाई जिसको हम बोलते हैं कि हम खा सकते हैं, वो भी एंडोस्पर्म का ही पार्ट होता है। तो बच्चे ऑप्शन ए जो है लिक्विड एंडोस्पर्म वो करेक्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर और भी जो अन्य बोर्ड हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है एज इट इज, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियो सैक विच विल ग्रो फास्टर, निषेचन के बाद भ्रूण कोश के अंदर कौन जो है सबसे तेजी से बढ़ता है, ए एम्ब्रियो भ्रूण, बी एंडोस्पर्म, सी एम्ब्रियो सैक भ्रूण थैली, या फिर डी सिनर्जीड्स। अब जब निषेचन हो गया तो सबसे पहले भ्रूण या फिर एंडोस्पर्म, देखो मैंने तुम्हें इतना बड़ा एग्जांपल दे दिया, भ्रूण या फिर एंडोस्पर्म में से कोई बनेगा, क्योंकि ये ही दोनों जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो दोनों के फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम बताओ कि ए ज्यादा जल्दी बनेगा या फिर बी। सी और डी को तो तुम भूल जाओ, ये तो बेकार है। सिनर्जी जो होते हैं वो तो पहले ही जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। एम्ब्रियो सैक को भी छोड़ो, ए और बी में से बताओ। देखो मैंने तुम्हें कितना बड़ा हिंट दे दिया है, ए और बी में से फटाफट से जो है आंसर्स को ड्रॉप करो। ए होगा या बी होगा, दोनों में से कौन सा पहले बनेगा? ए और बी में से कौन सबसे पहले बनेगा? बच्चा जब बनता है, जब भ्रूण बनता है, तो उससे पहले उसको खाने की उसकी व्यवस्था होती है, उसके बाद ही तो वो बनता है ना। मतलब अगर खाना ही नहीं होगा और भ्रूण पहले बन जाएगा तो वो खाना कैसे खाएगा? अगर हम कॉमन सेंस भी यूज करें तो एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है भ्रूण को। तो पहले पोषण वाली चीज ही बनेगी ना, उसके बाद ही तो भ्रूण बन पाएगा, क्योंकि भ्रूण ने अल्टीमेटली पोषण किससे लेना है? भ्रूण ने पोषण लेना है एंडोस्पर्म से, है ना। तो उससे पहले जो है एंडोस्पर्म बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। तो सबसे पहले बनता है हमारा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष, उसके बाद हमारा भ्रूण बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भ्रूण को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? भ्रूण को बढ़ने के लिए चाहिए होता है पोषण, और पोषण जो देता है भ्रूणपोष वो पहले बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो सैक शोज डीजेनरेशन ऑफ, निषेचन के समय भ्रूण थैली निम्न के अधः पतन दर्शाती है। कौन सबसे पहले जो है कौन सा जो है सेल्स जो है सबसे पहले डीजेनरेट होते हैं? ए सिनर्जीड्स एंड एंटीपोडल, बी पोलर एंड एंटीपोडल, सी एग सेल एंड पोलर, या फिर डी नन ऑफ दीज। ए बी सी या फिर डी, कौन से जो है पहले ही डीजेनरेट होने लग जाते हैं जैसे ही हुआ? देखो एम्ब्रियो सैक का अगर हम स्ट्रक्चर याद करें तो कुछ ऐसा होता है ना बच्चे, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सिनर्जीड्स होते हैं, ये हमारा एग सेल हो गया, सेंट्रल सेल हो गया, वो बड़ा बन गया बहुत, और ये हमारे एंटीपोडल्स हो गए। तो यहाँ से जब पोलन ट्यूब आएगी, जब परागनली आएगी, सबसे पहले कौन सा डीजेनरेट करेगा? ए बी सी या फिर डी? आंसर्स बताओ अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। ए बी सी या फिर डी, क्या जो है सबसे पहले डीजेनरेट करेगा? ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा इसका आंसर? ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा इसका आंसर? देखो बच्चे, ये जो है हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया कि यहाँ से जो है पोलन ट्यूब अंदर जाएगी, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारी पोलन ट्यूब जो है अंदर जाएगी,
तो उसे एग सेल के साथ फ्यूज करना है, उसे एग सेल के साथ जो है संलयन करना है ना। तो सबसे पहले जो डीजेनरेट होंगे वो होंगे हमारे सिनर्जीड्स। तो अब ऑप्शन के अंदर तुमने ये देखना है कि सिनर्जीड्स कहाँ पे है, चाहे तुम्हें दूसरे सेल के बारे में पता है या नहीं है, पर सबसे पहले जो है सिनर्जीड्स ही डीजेनरेट होते हैं, क्योंकि उसके डीजेनरेट होने के बाद ही तो एग सेल जो है फ्यूज करेगा, है ना, नहीं तो मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कैसे करेगा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्लियर, क्लियर है बच्चे। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, द स्पर्मेटोजेनस सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल नर जो गैमेटोफाइट है उसका शुक्राणुजन्य कोशिका कौन सी है। ए वेजिटेटिव सेल, वनस्पति कोशिका, बी बॉडी सेल, शरीर की कोशिका, सी जेनरेटिव सेल, या फिर डी स्टॉक सेल, डंडल सेल। ए बी सी या फिर डी। स्पर्मेटोजेनस सेल जो है मेल गैमेटोफाइट का वो क्या है, ओ मैंने बी को सी लिख दिया, सी, और ये डी। ए बी सी या फिर डी। फटाफट से आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो बच्चा। ये तो बहुत इजी है, मैंने कितनी बारी तुम्हें बताया ये। वैसे तो जो अब क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो रिपीटेड ही होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनकी लैंग्वेज चेंज कर करके और क्वेश्चन का टाइप चेंज कर करके आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको वेरिएशंस पता चल जाए कि अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन कैसे उठ के आ सकता है। फटाफट से इसका आंसर बताओ, ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा इसका आंसर। ए बी सी या फिर डी क्या रहेगा। आंसर्स को फटाफट से ड्रॉप करो बच्चा। ए बी सी डी क्या है। देखो बच्चा, क्या होता है, जो तो पॉलन का स्ट्रक्चर होता है, परागकण का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है ना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल होता है जो बड़ा होता है, वनस्पति जो कोशिका होती है, और ये हमारा जेनरेटिव सेल होता है जो छोटा होता है। बच्चे, जेनरेटिव सेल के अंदर ही जो दो न्यूक्लियस होती है वही जो है जाके फ्यूज होती है किसके साथ, अंडे के साथ। तो निषेचन कौन करता है, हमारा जेनरेटिव सेल। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अगर हम इस फिगर को भी याद रखेंगे, अगर आपने इस फिगर को भी याद रख लिया तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वेजिटेटिव सेल में तो एक ही न्यूक्लियस होती है, बट फर्टिलाइजेशन तो डबल होती है ना, द्विनिषेचन होता है। तो द्विनिषेचन के लिए दो न्यूक्लियस कहाँ पे होती है, हमारी दो न्यूक्लियस होती है जेनरेटिव सेल में। क्लियर। तो वो जेनरेटिव सेल ही है जो आगे जाके निषेचन करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्या है उसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। ध्रुवीय पिंडों का निर्माण किसके निर्माण के दौरान होता है। ए स्पर्म यानी शुक्राणु, बी ऊगोनियम, सी स्पर्मेटोसाइट शुक्राणु कोशिका, या फिर डी सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडीज कब बनती हैं, पोलर बॉडीज कब बनती है, ध्रुवीय पिंड कब बनते हैं, कब बनते हैं, किसके साथ तो है उसका निर्माण होता है, ए बी सी या फिर डी। oogenesis याद करो बच्चा, इसके लिए oogenesis याद करना पड़ेगा। oogenesis याद करो, oogenesis का क्या प्रोसेस था। देखो क्या था, अगर हम oogenesis की बात करें तो सबसे पहले थे हमारे ऊगोनिया। क्या था हमारा, सबसे पहले ऊगोनिया था जो कि हमारा मदर सेल होती है ना। क्लियर है। उसमें माइटोसिस हुआ सबसे पहले, तो क्या बना हमारा, प्राइमरी oocyte। क्या बना, प्राइमरी oocyte। फिर वो वहीं पे अरेस्ट हो गया, फिर मियोसिस हुआ, फिर मियोसिस से क्या बना, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ हमारी जो है एक पोलर बॉडी भी निकलती है। मियोसिस हुआ और यहाँ पे क्या हुआ था, माइटोसिस, है ना। तो पोलर बॉडी हमारी किसके साथ निकली,
सेकेंडरी oocyte के साथ। किसके साथ निकली? सेकेंडरी oocyte के साथ। यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ पोलर बॉडी। तो कभी भी अगर आपको ये याद ना आए तो ये डायग्राम आपने याद कर लेना है कि यामिनी मैम ने हमें डायग्राम से, माइंड मैप से जो था बताया था कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकेंडरी oocyte के साथ जो है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी निकलती है। ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर सारे ही कलर ऐसा नहीं लगता जैसे मर्ज हो रहे हैं, है ना? देखो जैसे इसमें ऐसा लग रहा है ये बैकग्राउंड के अंदर ही है सारा, है ना? ये ऐसा ही लग रहा है जैसे बैकग्राउंड के अंदर ही चल रहा है सारा। रेड कैसा लग रहा है इसमें? रेड दिख रहा है? हाँ, रेड भी ऐसा लग रहा है कि इसी बैकग्राउंड का पार्ट है। मतलब कई कई बैकग्राउंड्स ऐसे होते हैं ना कि उसके अंदर जो है अलग अलग ड्राइंग्स बनी हुई होती है अलग अलग कलर से, और हमारे कलर्स भी ऐसे लगते हैं कि उसी के अंदर मर्ज हो गए हैं। तो आपने जो है ये अच्छे से याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, सेकेंडरी oocyte। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 100 sperms and 100 eggs can be produced from dash and dash meiotic division respectively। कितनी meiotic divisions होंगी? 100 शुक्राणु और 100 अंडे डैश और डैश अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न हो सकते हैं। ए 25-25, बी 25-100, सी 100-100 या फिर डी 125। देखो इसके लिए तुम्हें जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस का। नर युग्मक जनन जो होता है और मादा युग्मक जनन जो होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों का प्रोसेस जो है इसके लिए अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए कि किससे कितने बन रहे हैं। वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है पोलर बॉडी निकलती है और शुक्राणु जो है वो पूरे बनते हैं, है ना? तो एक ही बनता है उसमें अंडा। तो महिलाओं के अंदर शुक्राणु जो है वो ज्यादा बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर करो कि क्या होगा। ये कैलकुलेशन लगेगी और कैलकुलेशन तुम लोगों को करनी पड़ेगी। बहुत ईजी है, प्लस माइनस है। अगर ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती तो हम लोग आज मैथ्स में ना बैठे होते, है ना? फिर हम बायो थोड़ी ना पढ़ रहे होते। बायो सबने मोस्टली लोगों ने इसलिए ली होती है कि उनको मैथ्स नहीं पढ़नी होती है, तो वो लोग बायो के साथ भी मैथ्स नहीं लेते। पर कई कई जो ऐसे बच्चे होते हैं वो बायो के साथ भी मैथ्स ले लेते हैं। मैं तो मैथ्स में बहुत पुअर थी, लाइक जेन्युइनली मैं बहुत ज़्यादा बेकार थी मैथ्स में। तो मैंने तो 11th-12th में मैथ्स छोड़ दी थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी। पर ये प्लस माइनस वाली है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मुझे कैलकुलेट करके बताओ। इसमें लगेंगे आपको 2-3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। पर आप जल्दी से फटाफट से एक बार कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। कैलकुलेट करके फटाफट से आंसर बताओ। देखो बच्चा, ओहो मेरे बालों की वजह से पीछे ना वो हो जाती है पूरी। देखो अब अगर हम लोग नॉर्मली लाइक जनरली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं और किसी को अगर नहीं पता, देखो मियोसिस में क्या होता है। अगर हम मियोसिस की बात करें, एक सेल से हमें 4 सेल मिलते हैं, है ना? एक मेन सेल से हमें 4 सेल मिलते हैं, क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमको चलें तो हमें 100 स्पर्म मिल रहे हैं। हमें कितने स्पर्म मिल रहे हैं? हमें 100 स्पर्म मिल रहे हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 करो, 25 स्पर्मेटोगोनिया होने चाहिए, है ना? 25 स्पर्मेटोगोनिया होने चाहिए, मतलब 25 बारी जो है मियोसिस हुआ है, तब जाके जो है 100 शुक्राणु बने हैं। तो देखो पहला तो हमें हो गया क्लियर कि 100 शुक्राणु हमारे किससे बने हैं, मतलब 25 हुए हैं मेयोटिक डिवीजन शुक्राणु के लिए। तो हमारा ये 25 तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें दूसरे का देखना है कि अंडे में कितनी मेयोटिक डिवीजन हुई है। बच्चे अंडे में भी मियोसिस होता है, अंडे में भी मियोसिस होता है, पर उसके अंदर क्या होता है कि पोलर बॉडी से जो है निकल जाता है ना? पोलर बॉडी से निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हर महीने कितने ही अंडे निकलते हैं? सिर्फ एक ही अंडा निकल पाता है। कितने अंडे? एक ही अंडा। और शुरुआत भी कितने अंडों से हुई होती है? एक ही अंडे से। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसमें अगर 100 अंडे बोले हैं तो 100 ही बारी जो है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन हुई होगी। कितनी बारी? 100 ही बारी हुई होगी। 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 1 बचता है। 3 जो है वो निकल जाते हैं और 1 बचता है। तो 1 से 1 आ रहा है, तो 100 से 100 ही आएंगे ना। तो हमारा जो सेकंड है 100। क्लियर बच्चे? ये जो कंसेप्ट है ना, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। कॉमन सेंस कि एक अंडे से एक ही अंडा निकल, मतलब मैच्योर
एक oogonia से एक ही मैच्योर ओवम निकल रहा है। तो जितनी भी डिवीजन वो बोल रहा होगा उतनी बारी ही वो स्टार्टिंग में हुई है, उतनी ही एंड में आई है। पर शुक्राणु के केस में क्या है कि 1 से 4 निकल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट है। क्या है इसका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस पार्चुरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव उत्पन्न करता है? ए जीएच, बी एलएच, सी ऑक्सीटोसिन या फिर डी वासोप्रेसिन। इनके अंदर से कौन सा जो है पार्चुरेशन के सिग्नल्स निकालता है? कौन सा जो हार्मोन होता है वो सिग्नल्स निकालता है पार्चुरेशन के? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर डालो, तो बहुत ईजी है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को याद करो, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को याद करो। देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर जब वो फीटस जो है वो पूरा बन चुका है और जो प्लासेंटा होता है वो बोलते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और धीरे 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 जो है कॉन्ट्रैक्शंस करनी शुरू कर देते हैं। यूट्राइन के एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करनी शुरू कर देते हैं। क्या करनी शुरू कर देते हैं? एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर? कि वो एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस करनी शुरू कर देते हैं। ओके, एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस अगर वो करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन बोलता है कि हाँ फीटस और जो प्लासेंटा है वो बिल्कुल ही तैयार है, और ऑक्सीटोसिन जो है बोलता है कि फटाफट से जो है फीटस को इजेक्ट करो, और पार्चुरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है। क्या करता है? पार्चुरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर जो ऑक्सीटोसिन होता है वो ही जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा भ्रूण होता है वो बिल्कुल जो है बॉडी से बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द फीटस। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपने अपने दिमाग में रखना है कि वो ही जो है वो ही कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है और वो ही बच्चे को जो है बाहर निकलवाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्लियर? क्लियर है सबको? तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक्रोसोम। एक्रोसोम इज फाउंड इन द स्पर्म एट। शुक्राणु में एक्रोसोम कहां पाया जाता है? ए टेल पूंछ, बी नेक गर्दन, सी टॉप ऑफ द हेड सर के ऊपर, या फिर डी मिडल पीस जो बीच के टुकड़े में होता है। एक्रोसोम याद करो, एक्रोसोम का फंक्शन याद करो, उससे तुम्हें याद आ जाएगा कि एक्रोसोम कहां पे मिलता है। उससे तुम्हें याद आ जाएगा कि एक्रोसोम कहां पे मिलता है। तो एक्रोसोम का फंक्शन याद करो क्या होता है। एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? देखो स्पर्म का अगर हम स्ट्रक्चर याद करें, अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर याद करें, देखो ये कुछ स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है ना, सांप जैसा। तो एक्रोसोम कहाँ होता है? ये हमारा जो होता है ये हमारा एक्रोसोम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तुम्हें याद होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो अंडे के अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है? मेरा दूसरा प्रश्न है तुम लोगों से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सा होता है इस एक्रोसोम में, जो कि oocyte जो है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, उसकी जो है बाहर की जोना पेलिसिडा लेयर जो होती है उसको डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है? हमारा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो होता है हायालुरोनिडेज। कौन सा होता है? हायालुरोनिडेज। ठीक है, जो हायालुरोनिडेज होता है वो ही जो इसको डिसॉल्व करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए इस डायग्राम को अच्छे से याद करें। मिडल पीस के अंदर क्या होता है? मिडल पीस के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडल पीस के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन।
ओव्यूलेशन कहाँ पे होती है? ए ओवरी, बी अबाउट द 14 डे, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दीज। ए बी सी या फिर डी। ओव्यूलेशन किधर या फिर कब होती है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि किधर होती है और कब होती है। ठीक है, ओव्यूलेशन कब होती है और किधर होती है। इन दोनों में से अगर कोई भी आपको अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से लग रहा है तो आप वो दे सकते हैं कि या तो आप बोलो कि हाँ ओवरी में होती है, दूसरा आप बोलो कि हाँ 14th डे पे होती है। तो ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होंगे क्योंकि हमने इन और ऑन दोनों पूछा है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए है हमारा ओवरी, ऑप्शन बी है हमारा अबाउट द 14 डे, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दीज। ए बी सी या फिर डी, कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी? ओव्यूलेशन हम लोगों की कहाँ होती है और कब होती है, मतलब दोनों में से जो भी सही हो उसका जो है आपने आंसर करना है। आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो बच्चा। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं हर ही एग्जामिनर के। वो हर पेपर में जो है इन दोनों से क्वेश्चंस बहुत भर भर के देता है। मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल और मतलब मासिक धर्म और ये गैमेटोजेनेसिस में से आते हैं, ये था ठीक है, युग्मक जनन से आते हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उनको प्रिपेयर करना है। आपने उन दोनों के जो है मेन ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। आप चाहे मेरे क्वेश्चंस में भी देख सकते हो, मैं आपको ज्यादातर किसके क्वेश्चन कराती हूँ, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होंगे या फिर वो गैमेटोजेनेसिस के होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ वो एग्जामिनर्स का फेवरेट जो है क्वेश्चन होता है, कि हाँ फेवरेट पार्ट होता है कि हम तो यहीं से देंगे, क्योंकि पता है कि बच्चा वहीं पे कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो बच्चे ओव्यूलेशन हमारी होती है 14th डे। किसके अंदर होती है ओव्यूलेशन? हमारा किसका पार्ट होता है? हमारा फॉलिकुलर फेज का पार्ट होता है। ठीक है, और ओव्यूलेशन जैसे कि नाम बता रहा है कि वो ओवरी के अंदर होती है, उसमें से जो है हमारा सेकेंडरी oocyte निकलता है। तो वो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इससे क्या पता चला? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है कि ए और बी, ओवरी मतलब अंडाशय और 14वें दिन जो है हमारा जो है ओव्यूलेशन होती है। सेकेंडरी oocyte जो है हमारा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से रिलीज होता है। कौन हेल्प करता है ओव्यूलेशन में? कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? हमारा LH। LH क्या करता है? हमारा LH जो है हैमर की तरह काम करता है ना, ग्राफियन फॉलिकल को जो लेयर्स है उसको तोड़ता है और बोलता है कि फटाफट से इसके अंदर से जो है सेकेंडरी oocyte को निकालो, है ना, फटाफट से सेकेंडरी oocyte को निकालो और फिर जो है ओव्यूलेशन कर देते हैं। तो ओवरी और 14th डे। क्लियर है? तो अगला प्रश्न है, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन निम्नलिखित कारणों से कॉन्डम सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। फर्स्ट, दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन, ये गर्भधान के लिए प्रभावी बाधाएं हैं। सेकेंड, दे डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट, वे स्वाहस अधिनियम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सी, दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ STDs, ये STD के जोखिम का काम करने में मदद करते हैं। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे के सारे। ABCD, इसमें मुझे पता है कि आपको 1-2 मिनट लगेंगे क्योंकि स्टेटमेंट्स पढ़ने में थोड़ा उन्हें इंटरप्रेट करने में हम लोगों को टाइम लग जाता है। तो ABC या फिर D, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ABC या फिर D? कॉन्डम्स मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों होते हैं? बच्चे देखो, सबसे पहले तो वो मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो इजी टू एक्सेस है, कोई भी उसे खरीद सकता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, इजी एक्सेसिबल होते हैं, इजी टू एक्सेस होते हैं। दूसरा, वो इनएक्सपेंसिव होते हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब उनका बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है। तो मतलब वो पब्लिक रीच के अंदर है ना, हम आम जनता की रीच में है कि हाँ कोई भी जो है उसे यूज कर सकता है। उसके अलावा अगर हम वैसे बात करें तो वो STD क्या होते हैं? हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि हमारा क्या होता है एड्स हो गया, वो सबसे जो है प्रिवेंशन करता है। क्योंकि एक बीच में फिजिकल बैरियर आ जाएगा तो वो प्रिवेंट ही करेगा ना वायरस को फैलने से। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। अब कुछ परसेंटेज लाइक 90% जो है कॉन्डम 80% जो है कॉन्डम्स इफेक्टिव होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो गर्भधान के लिए प्रभावी बाधाएं तो हुई सही ना, अगर वो 80% इफेक्टिव हैं तो।
और जो हस्तक्षेप हो रहा होता है उसके बीच में वो जो है कोई बाधा भी नहीं डालते हैं ना, कोई बाधा नहीं डालते हैं, तो वो क्वाइटस में भी पूरा वो करते हैं कि क्वाइटस में कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं होती इनकी वजह से। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों जो है मुझे इसमें करेक्ट लग रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे तो ए बी सी और डी तीनों के तीनों करेक्ट लग रहे हैं। अगर ये वाले ऑप्शन भी होते तो आप इनको भी टिक कर सकते थे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे के सारे करेक्ट है। इफेक्टिव बैरियर्स हैं इंसेमिनेशन के लिए, क्वाइटल एक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं करते, और एसटीडीज जो है वो जो है उनका रिस्क प्रिवेंट करते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? Amniocentesis के द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता हमें नहीं चल पाता है? कौन से डिजीज का, सॉरी पता नहीं लगाया जाता है? हाँ, ए जॉन्डिस, बी डाउन सिंड्रोम, सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर डी कलर ब्लाइंडनेस। ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऐसा डिजीज है जो बहुत ही नॉर्मल है और ना वो मेंडेलियन है, ना वो क्रोमोसोमल है, ना ही वो गुणसूत्रों में पाया जाता है? तो ए बी सी या फिर डी, एमनियोसेंटेसिस के अंदर कौन सा जो है हम लोग डिजीज पता लगा सकते हैं? पता नहीं लगा सकते, सॉरी पता नहीं लगा सकते। तीन हम इसमें से पता लगा सकते हैं अगर तुमने मेंडल इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ा है तो। फटाफट से आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो। ये तो बहुत ईजी है बच्चे, इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, देखते साथ ही पता चल जाएगा। देखो, जॉन्डिस किस किस को हुआ है? पैदा होते ही जॉन्डिस किस किस को है? मुझे तो हुआ है, मुझे तो हुआ है जॉन्डिस पैदा होते ही, इवन मेरे ब्रदर को भी हुआ है। तो जॉन्डिस तो सबको ही होता है, और जॉन्डिस मतलब मोस्टली सबको ही होता है। तो ये हमारी क्या है? ये कोई हमारी जेनेटिक बीमारी नहीं है, पर डाउन सिंड्रोम, जिसमें प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ प्रेजेंस, क्या लिख रही हूं मैं पहले, तो डाउन सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, एक्स्ट्रा कॉपी, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। तो ये तो सीधे सीधे गुणसूत्रों को इफेक्ट कर रहा है, तो ये भी जो है ये भी पता लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत हो गया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी हमारी जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हमारे मसल्स को इफेक्ट करती है। उसके बाद में लास्ट में कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हमें कलर्स ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर्स नहीं दिखते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कलर्स नहीं दिखते, कुछ कलर्स जो है वो एक साथ नहीं पता चलते। तो ऑप्शन है हमारा सही है, क्योंकि ना ही ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर में आता ही नहीं, नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है ना? इजी था ना बहुत? तो फिर किसी ने आंसर क्यों नहीं दिया जल्दी से? तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जनसंख्या में वृद्धि में योगदान देता है? ए नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, जन्म और आप्रवास, बी मोर्टैलिटी एंड इमिग्रेशन, मृत्यु दर और उत्प्रवास, सी नेटैलिटी एंड ई माइग्रेशन, जन्म और उत्प्रवास, या फिर डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा जो है जनसंख्या वृद्धि में मदद करता है? अगर आपको नहीं आता चैप्टर, ये बहुत ही जो है बच्चे, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी जो है ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये एक दो जो है डाल देती हूँ कि आपको पता रहे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है ये भी डाले जाते हैं। तो ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो, फटाफट से आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो। ए बी सी या फिर डी? नेटैलिटी का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? वापस आना, मतलब कहीं पे आना, प्रवेश करना। तो जन्म और प्रवेश यही तो होगा उत्तर, बिल्कुल सही। मोर्टैलिटी का मतलब तो मृत्यु होता है, अगर मृत्यु बढ़ जाएगी तो जनसंख्या तो कम होगी ना। ई माइग्रेशन मतलब उत्प्रवास, बाहर निकलना, तो ये भी गलत है, इससे तो हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। नेटैलिटी और ई माइग्रेशन, एक जगह पे जन्म हो रहा है और एक जगह पे जो है लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें भी तो यही होगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी ना। और लास्ट है नन ऑफ द अबव, तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन ए जो है नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, जन्म और आप्रवास, वो हमारा करेक्ट है।
क्लियर है? क्लियर है सबको? तो चलो फिर आगे चलते हैं। द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ और मैंने आगे वाला क्वेश्चन डाल दिया। एड्स के संचरण का सामान्य साधन क्या है? ए सेक्सुअल इंटरकोर्स संभोग, बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त आदान, सी प्लासेंटल ट्रांसफर अपरा स्थानांतरण, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। ये मैंने बताया था, एड्स के बारे में मैंने अभी बताया था। अगर तुम कॉमन सेंस यूज करोगे या थोड़ा सा दिमाग ऐसे ऐसे खोलोगे ना, ऐसे थोड़ा सा, मतलब इतना अगर बंद है तो इतना सा खोल लोगे ना, तो भी तुम्हें याद आ जाएगा कि एड्स के बारे में मैंने क्या बताया था। फटाफट से बताओ, ए बी सी या फिर डी, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स कैसे होता है? ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा इसका आंसर? देखो, एड्स हमारा क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्या होता है हमारा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये तो तुम गांठ बांध लो, ये तो बहुत ही जगह आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। अब ये इंटरकोर्स से तो जा ही रहा है, मतलब संभोग से तो ये जा रहा है। अब इसके साथ साथ जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जाता है। क्यों? क्योंकि एक जगह से अगर ब्लड हुआ और वही नीडल दूसरी जगह पे यूज हो गई इंजेक्शन की, तो वो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। आपको एक केस याद होगा, इंडिया में जब HIV एड्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे ना, बहुत ही ज़्यादा स्तर जो है बढ़ गया था इनका, तो जो HIV एड्स पेशेंट्स थे ना, उनको हर जगह से बॉयकॉट करने लग गए थे, ये सोच के कि ये जो है छूत की बीमारी है, ये आसपास अगर कोई छुएगा भी सही ना तो ये फैल जाएगी। तो वो पेशेंट्स इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो हर जगह पे अपनी ब्लड वाली जो नीडल है, जो सुई है ना, वो हर जगह पे रख देते थे और लोग उस पर बैठ जाते थे या फिर उनको कहीं से भी हाथ लगा लेते थे, तो उनके ब्लड में उनका ब्लड चला जाता था और वो भी HIV पॉजिटिव हो जाते थे। हाँ, ऐसा हुआ था बच्चे, इंडिया के अंदर ऐसे केसेस आए थे कि लोग जो है वो करके फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने ये किया था, जब उनको बोला गया था कि एड्स वाले पेशेंट्स की इधर एंट्री नहीं है, उधर एंट्री नहीं है, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। एड्स जो है हमारा सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है और साथ साथ में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल जाता है, प्लासेंटा से भी फैल सकता है। अगर मदर को है तो वो फीटस को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्लासेंटा से सारी चीज़ें जाती है और ब्लड जो है मदर का वो मिक्स हो जाता है चाइल्ड के साथ। तो तीनों ही जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या करना है, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये छूत की बीमारी है, मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है ये फैलता है, उसके अलावा ये और किसी चीज़ से नहीं फैलता। तो ध्यान रखनी है ये चीज़। चलें अगले पे। तो अगला प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? A 6 वीक्स, B 8 वीक्स, C 12 वीक्स या फिर D 18 वीक्स? A B C या फिर D? A B C या फिर D, क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? A B C या फिर D, क्या करेक्ट होगा बच्चे इसका आंसर? बच्चे देखो, ये 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ माना जाता है। कब तक माना जाता है? फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है अबॉर्शन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो सेफ माना जाता है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 12 वीक्स। तो अगले पे चलते हैं। द ऑर्गेनिज्म चोजन बाय मेंडल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल द्वारा विरासत के नियमों को व्याख्या करने के लिए कौन सा जीव जो है वो चुना गया था? जीव नहीं, वो पौधा था, वो पौधा था। देखो मैंने तुम्हें कितना बड़ा वो दे दिया। ए होमोसेपियंस, बी पाइसम सटाइवम, सी एंटेरम मेजस या फिर डी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर? A B C या फिर डी, कौन सा जो है पौधा जो है वो चुना गया था? इसके लिए आपको इनके कॉमन नेम्स पता होने चाहिए, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि साइंटिफिक नेम्स जो जो मैंने तुम्हें बताया तुम उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब जिस जिसको ये साइंटिफिक नेम में से पता है कि हाँ उसका साइंटिफिक नेम क्या है, नहीं तो सबके कॉमन नेम तो पता ही होने चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन है सारे के सारे। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका आंसर बच्चा, क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? कौन सा जो है, कौन से पौधे को उसने चूज किया था? अब इसमें से पौधे कौन से हैं तुम सबसे पहले तो ये देखो, अगर तुम्हें नाम ही नहीं पता। तुम्हारे हिंट के लिए मैंने इनको कॉमन नेम में लिख दिया। और ड्रोसोफिला को ड्रोसोफिला ही बोलते हैं, वो सब जानते हैं ड्रोसोफिला जो होता है। इनके हिसाब से बताओ, इनके हिसाब से तो यूं मेरे पास आ जाने चाहिए फटाफट से, क्या आंसर होगा बच्चे? इसका आंसर है गार्डन पी पाइसम सटाइवम। क्यों चूज किया था, क्यों चूज किया था? क्योंकि वो छोटी, उनका छोटा लाइफ स्पैन होता है, वो हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नजर आते हैं, बहुत इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं, वही खाद पानी हवा उनको चाहिए होती है, उसके अलावा उनको उगाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा जो है सेटिंग नहीं करनी होती, तो इसलिए उन्होंने गार्डन पी को चुना था। उन्होंने क्या किया था, गार्डन पी को चुना था। तो ऑप्शन बी पाइसम सटाइवम। गार्डन पी देखोगे तो क्या बोलोगे, पाइसम सटाइवम, है ना? क्या बोलोगे, पाइसम सटाइवम। तो ये था ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है, हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी वर स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने मटर में कितने विषम लक्षणों का अध्ययन किया था? 1, 4, 7 या फिर 3? 1, 4, 7 या फिर 3? ये तो बहुत इजी है, ये बच्चे को भी मैं उठा के पूछ लूं ना, वो भी मुझे आंसर कर देगा कि मैम इसका ऑप्शन तो डैश करेक्ट है। डैश को फिल करो, ए बी सी या फिर डी। कौन सा करेक्ट होगा बच्चा, ए बी सी या फिर डी? बहुत इजी है ये तो। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स करे थे, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं। When a cross is made between two parents with respect to a single character, जब सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, इसको अच्छे से याद करो, मतलब याद करोगे, इसको अच्छे से देखो प्रश्न में, तो तुम्हें जो है आंसर बहुत इजीली पता चल जाएगा। जब सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, जब एक ही चरित्र के संबंध में दो माता पिता के बीच एक क्रॉस बनाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड या फिर नन ऑफ दीज? ए बी सी या फिर डी? क्या होगा इसका उत्तर बच्चा, क्या होगा इसका उत्तर, ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी क्या रहेगा इसमें, ए बी सी या फिर डी? देखो एक कैरेक्टर बोले, सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। डाई का मतलब तो 2 होता है, तो ये हमारा कट गया, ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, तो ये भी कट गया। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिंगल कैरेक्टर, मतलब सिर्फ एक ही कैरेक्टर है ना, एक ही चरित्र है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। देखो ऐसे कॉमन सेंस लगानी होती है, छोटी छोटी, मैंने तुम्हें बताया ना बायो में क्या करना है, सबसे पहले टर्म को तोड़ना है, टर्म को तोड़ते ही तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। 99% टर्म को तोड़ते साथ ही तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा, और प्रश्न के अंदर ही जो है तुम्हारा उत्तर दिया हुआ होगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी। देखो मैं तुम्हें साथ साथ टिप्स और ट्रिक्स भी बताती रहती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्योंकि मैंने भी की है ये चीजें, है ना। स्टूडेंट होते तो हमें सब कुछ आता नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके द्वारा दिखाया गया था, अधूरा प्रभुत्व किसके द्वारा दिखाया था, कौन सा एग्जाम्पल था? ए प्राइमरोज, बी मिराबिलिस, सी हेलियांथस या फिर डी चाइना रोज? ए बी सी या फिर डी? प्राइमरोज, मिराबिलिस, हेलियांथस, चाइना रोज, क्या था एग्जाम्पल?
ए बी सी या फिर डी? बच्चा क्या है इसका आंसर? बच्चा इसका आंसर है हमारा बी, मिराबिलिस जलापा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन प्लांट। नहीं, स्नैपड्रैगन प्लांट, हाँ स्नैपड्रैगन। तो इसमें क्या हुआ था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे दिखाई थी, अधूरा प्रभुत्व कैसे दिखाया था? जब लाल जो फूल थे उनको क्रॉस किया था सफेद के साथ, तो हमें ना लाल मिले ना सफेद मिले, हमें मिला कुछ पिंक, गुलाबी। तो इससे पता चला था कि डोमिनेंट वाला तो पूरा प्रभुत्व दिखा ही नहीं रहा, वो तो अधूरा ही रह गया। इसलिए जो है उन्होंने बीच का एक कलर दिखा दिया, रेड और व्हाइट के बीच का एक कलर दिखा दिया, पिंक। क्लियर है? तो अगला प्रश्न है, प्लियोट्रॉपिक जीन इज द वन विच, एक प्लियोट्रॉपिक जीन वह है जो अफेक्ट्स वन कैरेक्टर, एक चरित्र को प्रभावित करती है, अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर, एक से अधिक वर्णों को प्रभावित करती है, सप्लीमेंट्स द इफेक्ट ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन को पूरक प्रभाव करती है, या फिर रिक्वायर्स अनदर जीन फॉर इट्स एक्सप्रेशन, इसकी अभिव्यक्ति के लिए दूसरे जीन की आवश्यकता होती है। ए बी सी या फिर डी? क्या ऑप्शन इसका करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी? क्या इसका करेक्ट होगा बच्चा? ए बी सी या फिर डी? क्या होगा इसका करेक्ट? ए बी सी या फिर डी? क्या होगा बच्चा? बच्चे देखो, प्लियो, प्लियो का मतलब क्या होता है? मोर, मैनी मतलब बहुत सारे, ट्रॉपिक का मतलब होता है कैरेक्टर। तो जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, बहुत सारे अधिक वर्णों को प्रभावित करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मतलब बहुत सारे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। What is the nature of the strands of DNA duplex? DNA duplex के strands की प्रकृति क्या है? A anti parallel and complementary, विरोधी समांतर और पूरक, B identical and complementary, समान और पूरक, C anti parallel and non complementary, विरोधी समांतर और गैर पूरक, या फिर D dissimilar and non complementary, भिन्न और गैर पूरक। DNA हेलिक्स, ये होता है DNA डबल हेलिक्स। इनके स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी? क्या होगा इसका आंसर बच्चा? ए बी सी या फिर डी? क्या होगा इसका आंसर? देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक प्योरीन इधर होगा जैसे ए, तो वो पिरामिडीन के साथ बेस पेयर करेगा, मतलब ये दोनों के दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हुए। एक जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ पेयर कर रहा है, ए टी के साथ कर रहा है, तो जी किसके साथ करेगा? सी के साथ करेगा, है ना? ऐसा ही चलता रहेगा, प्योरीन पिरामिडीन, पिरामिडीन प्योरीन, ऐसा चलेगा ना। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हमारे उसमें है? ए और बी में है। अब ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एक जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा होता है, और 3 प्राइम से एक 5 प्राइम जा रहा होता है। उल्टा है ना, एंटी पैरेलल है ना। पैरेलल क्या होता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर एक जा रहा है तो दूसरा भी 5 प्राइम से 3 प्राइम जाए, पर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रहा है, तो एंटी पैरेलल है, विरोधी समांतर है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं? क्योंकि प्योरीन पिरामिडीन और पिरामिडीन प्योरीन जो है बेस पेयरिंग हो रही है। और एंटी पैरेलल कैसे हैं? एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है, एक 5 प्राइम छोर से 3 प्राइम छोड़ जा रहा है, और एक 3 प्राइम छोर से 5 प्राइम छोड़ जा रहा है, और वो पेयरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए एंटी पैरेलल हो गए। क्लियर है? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द प्रोमोटर इज लोकेटेड, एक प्रतिलेखन इकाई में प्रोमोटर किधर स्थित होता है? फर्स्ट 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन के 5 प्राइम छोर पे।
दूसरा 3 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन के 3 प्राइम छोर पे। सी 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम छोर पे। या फिर डी 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम छोर पे। 5 प्राइम नहीं, 3 प्राइम छोर पे। ए, बी, सी या फिर डी। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो उसके अंदर प्रोमोटर किधर होता है? प्रोमोटर किधर स्थित होता है? ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा बच्चा? बच्चे जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो हमारी प्रतिलेखन इकाई होती है, उसके अंदर प्रमोटर हमारा 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन के। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट है। क्लियर है? तो अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन अ डीएनए इफ टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इन अ डीएनए इज 45%। दोनों का 45% है। डीएनए के ग्वानिन की मात्रा क्या होगी अगर डीएनए में एडेनाइन और थाइमिन की मात्रा जो है 45% है? ए 45%, बी 65%, सी 27.5% या फिर डी 22.3%। ये शराफ्स रूल जो है इसमें लगेगा। फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ। शराफ्स रूल ये लगेगा। फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी क्या करेक्ट होगा। फटाफट से आंसर्स को ड्रॉप करो कि क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट से आंसर्स को ड्रॉप करो। ए, बी, सी, डी क्या होगा इसका आंसर? बच्चे इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 27.5। 27.5 कैसे होगा? 27.5 कैसे होगा? देखो, ग्वानिन जो है उसको हमेशा इक्वल होना चाहिए साइटोसिन के और एडेनाइन को थाइमिन के। अब एडेनाइन और ग्वानिन का हमने पूछा है, तो एडेनाइन और थाइमिन दोनों इकट्ठे मिला के क्या बना रही है हमारी? दोनों इकट्ठे मिला के बना रही है 45%। कितना बना रही है? 45% बना रही है। तो मतलब एडेनाइन और ग्वानिन में अलग अलग कितना हुआ? एडेनाइन और थाइमिन के अंदर कितना हुआ अलग अलग? 27.5। तब जाके एक मिनट, ओ शिट, मैंने नहीं, ये नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी वो कर। देखो, एडेनाइन हमने ये वाला रूल पढ़ा है ना कि एडेनाइन और जैसे जो एडेनाइन और थाइमीन है वो साथ में मिलके और ग्वानिन और साइटोसिन साथ में मिलके कितने बनाती है? 100% बेसिस बनाती है। तो बच्चा इसके अंदर हमें पता चल गया कि एडेनाइन और थाइमीन का कितना हमारा 45% हो गया। तो 100% में से जब हम 45% माइनस करेंगे तो कितना रह गया हमारे पास? हमारे पास कितना रह गया? हमारे पास 55% रह गया, है ना? हमारे पास 55% रह गया। तो हमारा G प्लस C जो है 55% आना चाहिए, है ना? हमारा G प्लस C यानी ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो है वो 55% आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ग्वानिन आएगा 27.5%, क्योंकि G इज एवरीवेयर इक्वल टू C और A इज इक्वल टू T। तो A और T हमें पता चल गया कितने आ गए। A प्लस T अगर 45% बना रहे हैं तो A इज इक्वल टू T है, तो A और T जो है इक्वल मात्रा में होंगे 45% में, है ना?
उसके बाद में ये सारे जो चारों प्यूरिन पिरामिडीन है ये बनाते हैं 100%। तो इसमें से अगर हमने 100% में से 45% ए और टी का निकाल लिया तो हमारे पास कितना बचा 55%। तो जी और सी का हमारा कितना आ गया 55%। तो जी और सी अगर इक्वल होते हैं तो जी के पास भी 27.5% हुआ और सी के पास भी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर ग्वानिन की जगह पे यहाँ पे साइटोसिन भी होता तो भी हमारा जो है सेम ही आंसर आता। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो अगला प्रश्न है विच नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टैल। मेसेल्सन एंड स्टैल की बात कर रहे हैं, ग्रिफिथ की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अच्छे से जो है इनको पढ़ो। मेसेल्सन और स्टैल ने अपने प्रयोग में किस गैर रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया था? ए P32, P मतलब फॉस्फोरस, दूसरा सल्फर 35, सी नाइट्रोजन 15 या फिर डी ऑल ऑफ दीज। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका करेक्ट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा बच्चा इसका करेक्ट आंसर? तो बच्चे मेसेल्सन एंड स्टैन ने क्या किया था, नाइट्रोजन 15 से जो है, नाइट्रोजन जो 15 है उससे लेबल किया था। जब लाइट और हैवी बैंड के बीच में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, और मेसेल्सन एंड स्टैल ने क्या दिया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, उन्होंने ये प्रूफ किया था कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब थोड़ा जो है पेरेंट का पार्ट आता है और थोड़ा बच्चे का अपना नया आता है। तो N15 वाला मीडियम जो है वो यूज किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे। द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की जो यूकैरियोटिक प्रतिकृति होती है वो क्या होती है? ए बाई डायरेक्शनल विद मेनी ओरिजिन्स, कई मूल के साथ जो है द्विदिश, दूसरा यूनिडायरेक्शनल विद मेनी ओरिजिन्स, कई मूल के साथ यूनिडायरेक्शनल, सी बाई डायरेक्शनल विद सिंगल ओरिजिन, एक मूल के साथ द्विदिशी, और लास्ट यूनिडायरेक्शनल विद सिंगल ओरिजिन, एकल मूल के साथ यूनिडायरेक्शनल। ए बी सी और फिर डी, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा बच्चा इसका आंसर? बच्चा जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, और उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो बहुत सारे हैं, वो साथ के साथ बनते जाते हैं। कि कभी ये होगा, वहाँ पे रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा, फिर आगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा, फिर वहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा। तो बहुत सारे ओरिजिन होते हैं, बहुत सारे मूल होते हैं, और ये बाई डायरेक्शनल होती है ना, ये बाई डायरेक्शनल होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम भी स्ट्रैंड बनाती है और 3 प्राइम से 5 प्राइम भी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो बच्चों ये था हमारा स्कोर बूस्टर सीरीज का डे 6। क्या था हमारा स्कोर बूस्टर सीरीज का डे 6 था। मंडे को हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर लाइव सॉल्व करेंगे, दोनों साथ में बैठ के, दोनों क्या, बहुत सारे बच्चे और मैं अकेली, मैं भी आप लोगों के साथ जो है आपके साथ साथ सैंपल पेपर सॉल्व करूंगी। उसके लिए आपको सोमवार को फिर आना पड़ेगा शाम में 7 बजे, क्लास 12 के टर्म 1 के बायोलॉजी को लाइव सैंपल पेपर, लाइव जो है हम लोग सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर को। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अड्डा 24/7 स्कूल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ कि आओ हमारे यहाँ पे तो हमें इतने सारे क्वेश्चन बैंक मिल गए, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस मिल गए कि हमारा क्वेश्चन बैंक भर गया है क्वेश्चंस के साथ, और अब जो है हम बिल्कुल तैयार हैं अपना बायो का पेपर देने के लिए, है ना। तो और भी अपने दोस्तों को लेके आना है रोज शाम में 7 बजे 12th पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं मंडे को, बाय बाय।